सेक्शन 230 तुम्हारा कंप्लीट हो गया है। हमें सेक्शन 230 से लेकर 240 तक याद करना है। क्या सेक्शन 230 समझ में आया? 230 पावर बोल देता है एनसीएलटी को कि भैया आप कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट करवा सकते हो। चलो, अब बीच में उन्होंने कहा कि कोई भी कंपनी कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट अमलगमेशन कुछ भी ऐसा करवाती है तो आपको बहुत सारे एक्ट से गुजरना होता है। दो कंपनी आपस में मिलकर बिजनेस करेंगी तो आपको इनकम टैक्स देखना पड़ेगा। इनकम टैक्स में उन्होंने बोला कि टैक्स रिलीफ दिए जाते हैं। मैंने आपको बताया था कि लॉस मेकिंग कंपनी को कोई क्यों ही खरीदेगा, क्योंकि रिलीफ के लिए। तो कुछ टैक्स रिलीफ मिलते हैं अमलगमेटेड कंपनी को। फॉरवर्ड कैरी फॉरवर्ड हो जाता है लॉसेस, कुछ एग्जेम्पशन मिल जाते हैं कैपिटल गेन टैक्स में एक्सेट्रा। तो यहाँ इन्होंने बताया नहीं है, शॉर्ट में बस ये बोल दिया, नाम नाम हेडिंग हेडिंग दी है। डिटेल में आप पढ़ते हो, प्रोफेशनल में पूरा एक चैप्टर पढ़ते हो कि टैक्स में छूट कैसे मिलेगी, कौन कौन से सेक्शंस में आपको छूट मिलती है, प्रॉपर डिटेल वहां पढ़ते हो। बस यहाँ पे उन्होंने बोल दिया दो कंपनी मर्जर अमलगमेशन कर रही है तो टैक्स की भी फॉर्मेलिटीज होती है, देखनी पड़ती है। इसीलिए आपका टैक्स सब्जेक्ट होता है कि आपको टैक्स की फॉर्मेलिटी समझ में आए। नेक्स्ट, अगर लिस्टेड कंपनी कर रही है तो सेबी के एलओडीआर रेगुलेशंस देखने पड़ेंगे। आपको नॉन ऑब्जेक्शन लेटर दे लेना पड़ता है, किससे? स्टॉक एक्सचेंज से। तो इसीलिए आपका एक सब्जेक्ट होता है जो कि सेकंड ग्रुप में होता है, सिक्योरिटी लॉ। इसीलिए पढ़ाया जाता है क्योंकि दो कंपनी अगर आपस में करे, बच्चों कुल मिलाकर जब भी कोई आप एक काम करोगे ना उसमें बस एक एक्ट नहीं लगता है। मर्जर अमलगमेशन कर रहे हो तो क्या बस कंपनीज एक्ट फॉलो करना है क्या? 230 से 240 की बातें फॉलो करोगे? नहीं। कंपनीज एक्ट तो लग रहा है, इसके अलावा कौन कौन से एक्ट लग रहे हैं? इनकम टैक्स एक्ट पढ़ते हो, ठीक है। लिस्टिंग रेगुलेशंस पढ़ते हो। क्या लिखा है? इंडियन स्टैंप एक्ट। प्रॉपर्टी भी खरीदना बेचना कर रहे हो तो इंडियन स्टैंप एक्ट भी लगता है। अब आपके सिलेबस में अभी जिगल में ही सिलेबस में था, कटवा दिया। लेकिन क्यों कटवा दिया? क्योंकि प्रोफेशनल में पढ़ोगे, वहां पे डिटेल में पढ़ोगे, तो वहां आप पढ़ोगे, ऐसे नहीं कि बचे जाओगे। कोई ये काम करने के लिए कौन कौन से एक्ट लगते हैं उन्होंने एक्टों की लिस्ट दे दी है, ठीक है। तो क्या क्या लगता है? इनकम टैक्स लगता है, सेबी के एलओडीआर लगते हैं, तीसरा क्या लिखा है? इंडियन स्टैंप एक्ट लगता है। फिर क्या बोल दिया? ये इंडियन स्टैंप एक्ट का ही। फिर क्या बोला? अगर टेक ओवर करे तो सेबी के टेक ओवर लगेंगे। दो कंपनी आपस में मर्ज हो रही है तो रेगुलेटर को नोटिस भेज रहे थे, सीसीआई को भी भेज रहे थे कि चेक करो दो कंपनी आपस में मर्ज हो रही है तो मार्केट में कुछ गलत इफेक्ट तो नहीं आ रहा, मोनोपोली तो नहीं क्रिएट हो रही। तो कंपटीशन एक्ट भी लगता है, ये भी आपके सिलेबस का ही पार्ट है। चलिए, फेमा लगता है। तो ये पूरे एक्ट की लिस्ट दे रखी है। क्या इसमें से कुछ भी पढ़ने की जरूरत है? नहीं, कुछ भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सारी की सारी चीजें ऐवे ही हैं, बस आपको हेडिंग दे रखी है, डिटेलिंग नहीं बताई। डिटेलिंग जब जो सब्जेक्ट आएगा तब होगा। लेकिन क्योंकि इंडियन स्टैंप एक्ट तुम्हारे इसी सिलेबस में था तो मैं नहीं पढ़ाती, लेकिन कटवा दिया है इसलिए थोड़ी ब्रीफिंग अब मैं यहाँ पर आपको दूंगी, ठीक है। वो ब्रीफिंग आपको फाइनल में जाके डिटेल तो मिल ही जाएगी, लेकिन थोड़ी बहुत ब्रीफिंग बस इसका दूंगी। बाकी की तो ब्रीफिंग इन्होंने खुद ही से नहीं दी है। इनकम टैक्स के बस हेडिंग दे रखी है, सेबी के एलओडीआर बस नाम दे रखे, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। बार बार एक ही चीज को बार बार बोलते रहेगा, नॉन ऑब्जेक्शन लेना है। एक ही बात को कितने बार बोलते रहेगा, नॉन ऑब्जेक्शन लेना है, ठीक है। तो पढ़ना क्या आपको? इंडियन स्टैंप एक्ट, बाकी कुछ भी नहीं पढ़ोगे इसमें से, ठीक। चलो, शॉर्ट में पहले समझेंगे इंडियन स्टैंप एक्ट की कहानी, थोड़ा सा समझो पहले। देखो यहाँ तीन पैराग्राफ, सबसे पहले ये एक पैराग्राफ दिख रहा है, शॉर्ट में पहले बता दूं, फिर आपको केस दिख रहा है, और ये सबसे पहले मैं आपको ये बता रही हूँ क्योंकि ये जनरल नॉलेज के लिए आपके लिए बहुत जरूरी है। क्या लिखा है? पेमेंट ऑफ स्टैम्प ड्यूटी इन वेरियस स्टेट्स, ठीक है। इसको पहले पढ़ा रही हूँ और इसका शॉर्ट में पहले समझेंगे कंसेप्ट, ठीक है। फोटो ले रहे हो? पहले ले लो। पेमेंट ऑफ स्टैम्प ड्यूटी इन वेरियस स्टेट्स, अलग अलग स्टेट की कहानी। चलिए, कौन सा स्टेट लगता है आपका? एमपी लगता है। आओ, डिफरेंट रूल्स इन डिफरेंट स्टेट्स, समझना। सम स्टेट, कुछ स्टेट्स के एग्जाम्पल दे रखे, कौन कौन से? महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका, राजस्थान हैव देयर ओन स्टैंप एक्ट। मतलब इन्होंने क्या कर रखा है? खुद का अपना एक्ट बना के रखा है। इन्होंने कहा भैया स्टैंप ड्यूटी हमारे एक्ट ने जो बोल रखा है हम वही करेंगे। क्या हम लेजिस्लेटिव समझते हैं? लोकसभा राज्यसभा जो लॉ बनाती है पूरी इंडिया का लॉ बनाती है, ठीक है। देन विधानसभा, विधान परिषद, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल किसका बनाती है? एक पर्टिकुलर स्टेट का। इन्होंने अगर अपना खुद का बना के रखा है तो क्या ये नॉर्मल लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट इस तरीके से बनाए? क्या नहीं, ये लेजिस्लेटिव असेंबली काउंसिल उन्होंने बनाया है। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो इन स्टेट्स का खुद का अपना स्टैंप एक्ट है। पेमेंट ऑफ स्टैंप ड्यूटी भी अगर ऑर्डर पास किया गया है, पहले जमाने में हाई कोर्ट हुआ करता था, ठीक है, आज के जमाने में एनसीएलटी। एनसीएलटी ने अगर ऑर्डर पास किया है कि दो कंपनी आपस में मर्ज हो जाओ,
तो वो जो ऑर्डर है, इस ऑर्डर में भी स्टैम्प ड्यूटी लगेगी। समझ में आ रही है बात? अगर दो कंपनी आपस में मिलकर काम करेगी तो ये भी एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट से होगा। तो जो फॉर्मल डॉक्यूमेंट है वो जो एनसीएलटी ने डिसीजन दिया या हाई कोर्ट ने दिया है, इसमें भी आपको स्टैम्प ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। डन। तो ये स्टैम्प ड्यूटी कैसे पे करेंगे? इन्होंने कहा ये जो स्टेट्स है, इन स्टेट्स में इनका खुद का एक्ट लगता है, तो ये एक्ट रीड करो और रीड करने के हिसाब से आपको स्टैम्प ड्यूटी लगानी पड़ेगी। मतलब बीइंग अ सीएस आपको क्या करना पड़ेगा? उस स्टेट का पर्टिकुलर स्टैम्प एक्ट पढ़ना पड़ेगा कि कितनी ड्यूटी लगेगी। चलो, अदर स्टेट जिसमें कौन आता है हमारा? एमपी, आंध्र प्रदेश। कुछ स्टेट्स हैं जो कि क्या बोलते हैं, इंडियन स्टैम्प एक्ट जो बना है ना, जिसमें थोड़े बहुत जो टाइम टाइम पर अमेंडमेंट आते रहते हैं। मतलब एमपी क्या फॉलो करता है? इंडियन स्टैम्प एक्ट। हमने अपना खुद का एक अलग से सेपरेट एक्ट नहीं बनाया। कुछ स्टेट्स ने अपना बना के रखा है और हमने अपना अलग से नहीं बनाया, हम इंडियन स्टैम्प एक्ट ही देखते रहते हैं। स्टेट विदाउट देयर ओन लॉ, अगर हमारा खुद का ओन लॉ नहीं है, ठीक है, तो साफ इन्होंने बोला हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जो भी डिसीजन दे रहा है उससे हम देखेंगे। मतलब इंडियन स्टैम्प एक्ट ने क्या बोल दिया, किसी का अपना खुद का लॉ नहीं है तो इंडियन स्टैम्प एक्ट लगेगा, और इंडियन स्टैम्प एक्ट लगेगा तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जैसा डिसीजन देगा वैसा इंडियन स्टैम्प एक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा। अदरवाइज जिन्होंने अपना बना के रखा है वो अपना है। तो कुल मिला के दो बाइफर्केशन है। जिन्होंने अपना एक्ट बनाया है वो अपने एक्ट के अकॉर्डिंग स्टैम्प ड्यूटी लगाएंगे। जिन्होंने अपना नहीं बनाया है उनके लिए जो डिसीजन होंगे उसमें इंडियन स्टैम्प एक्ट के अकॉर्डिंग डिसीजन दिया जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? चलो, क्या इंडिया में कोई यूनिफॉर्म लॉ है इंडियन स्टैम्प एक्ट का? बिल्कुल भी नहीं। स्टैम्प ड्यूटी रूल्स फॉर द मर्जर एक्चुअली में अभी हमारी इंडिया में यूनिफॉर्म लॉ नहीं बना है। हर स्टेट की कहानी अलग अलग है। ठीक है, मैं स्टैम्प ड्यूटी की बात करूं तो बच्चों ऐसा होता है, आपको हर स्टेट का पर्टिकुलर देखना पड़ेगा किस कंपनी का काम करो, किस जगह पर है वो। देन कंपनी की प्रॉपर्टीज देखोगे आप। अब कंपनी की प्रॉपर्टी जहां रजिस्टर्ड ऑफिस है क्या बस वही होती है? ऑल ओवर इंडिया कहीं भी रख सकती है। तो आपको ये भी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा स्टैम्प ड्यूटी को लेकर स्पेशली। ड्यूटी डिपेंड, स्टैम्प ड्यूटी डिपेंड अपॉन द लॉ ऑफ पर्टिकुलर स्टेट। उस पर्टिकुलर राज्य में, स्टेट में क्या लग रहा है इसका ध्यान देना पड़ेगा। कॉम्प्लिकेशंस, इफ अ कंपनी हैज एसेट्स इन डिफरेंट स्टेट, वही प्रॉपर्टी अलग अलग स्टेट में है, स्टैम्प ड्यूटी भी क्या हो जाएगी? कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपको हर स्टेट का पढ़ना है। क्या यहाँ पे आपको हर एक स्टेट का पढ़ाया जा सकता है? क्या नहीं। जिगल में जो आप इंडियन स्टैम्प एक्ट पढ़ते थे वो एक ओवरव्यू पढ़ते थे। ये जो इंडियन स्टैम्प एक्ट है, ठीक है, कि जनरली स्टैम्प कितने टाइप के होते हैं, कैसा लगता है जनरल, लेकिन हर स्टेट का अपना खुद का स्पेसिफिक है, लेकिन हर किसी ने बनाया भी नहीं है। अमाउंट ऑफ ड्यूटी डिफर करेगा। हर स्टेट का अगर अपना एक्ट है तो रेट ऑफ ड्यूटी भी क्या होगी? डिफरेंट होगी। इंपॉर्टेंट, नॉन पेमेंट ऑफ द स्टैम्प ड्यूटी कैन क्रिएट लीगल प्रॉब्लम। स्टैम्प ड्यूटी तो पे करनी पड़ेगी, नहीं करना है ये कोई ऑप्शन नहीं है, करना है, लेकिन स्टेट का एक्ट पढ़ो, जो बोलेगा उस हिसाब से ड्यूटी पे करो। Registering property in the name of the new company. Stamp duty must be carefully considered in the merger, especially when the assets of the transfer company are the valuable. क्या ये बात समझ में आए? तो ये मैंने बस आपको जनरल नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया कि स्टैम्प ड्यूटी की लड़ाई बहुत होती है, हर स्टेट अपना खुद का देता है, आपको स्पेसिफिकली उस स्टेट में क्या चलता है आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। डन। चलो, अब आ जाओ थोड़ा सा ऊपर से ओवरव्यू। ठीक, समझते हैं। स्टैम्प ड्यूटी होता है क्या? एक टैक्स होता है जो कि लीगल डॉक्यूमेंट में लगता है। ठीक है, यहाँ पर्टिकुलर इस चैप्टर की मैं बात करूं तो इस चैप्टर में ट्रांसफर की जा रही है प्रॉपर्टी, मर्जर, डीमर्जर, तो इन सब में जितने भी डॉक्यूमेंट लगेंगे उन सब में आपको स्टैम्प ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। इस चैप्टर में क्यों पढ़ रहे? क्योंकि प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है, कंपनी मिलकर काम करने का सोच रही है, तो अभी स्टैम्प में ट्रांसफरर कंपनी का नाम लिखा था, सॉरी गवर्नमेंट रिकॉर्ड में प्रॉपर्टी वापस, तो क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर्टी इधर उधर हो रही है तो टैक्स पे करना पड़ेगा, तो स्पेसिफिक मर्जर की बात हो रही है। चलिए समझेंगे। क्या बचपन में पढ़ते थे? 3 लिस्ट होती थी, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3, पढ़ते थे। ठीक है, ये जो है ये लिस्ट किस में आता है? 2 में। लिस्ट 1 में जितने भी मैटर्स होंगे उसमें लॉ बनाने का राइट किसके पास है? सेंटर, लेजिस्लेटिव को। लिस्ट 2 में पढ़ा था, थोड़ा बहुत सोशल साइंस में पढ़ा होगा यार। ये सारी चीजें अभी पढ़ते तुम लोग इंडियन स्टैम्प एक्ट में, मुझको पढ़ानी पड़ी, नहीं तो मैं बोलती ये था उधर, पढ़ लो। अब मैं ये नहीं बोल पा रही है ना, ये अभी साक्षी मैम पढ़ा दी तुम लोग को। चलो, लिस्ट 1 में कौन बनाएगा? लोकसभा हाँ, तो लिस्ट 1 में लेजिस्लेटिव पार्लियामेंट है ना। स्टेट में महक बेटा क्या हो गया? सब बढ़िया। स्टेट लेवल में कौन लॉ बनाता है?
विधानसभा, विधान परिषद, लेजिस्लेटिव, ठीक है कोई बात नहीं। लिस्ट 3 में बहुत छोटे बड़ा था, दोनों मिलकर बनाएंगे। जीएसटी किस में आता है? कॉन्क्रेंट लिस्ट, वेरी गुड। लिस्ट 1 को बोला जाता था यूनियन लिस्ट, याद आ रहा है? स्टेट लिस्ट और कॉन्क्रेंट लिस्ट। जीएसटी किस में आता है? मिलकर कर रहे हैं ना दोनों, ठीक है। तो सेंटर का राइट, स्टेट का राइट। स्टेट किस में आता है? स्टेट किस में आ रहा है? सेकंड में। तो यहां पे स्टैम्प ड्यूटी भी लिस्ट 2 की बात कर रहा है, ठीक है मेरे महान बच्चों। लिस्ट 2 याद रहेगा, लिस्ट 2 में आता है, ठीक है। इसमें टोटल कितनी एंट्रीज दे रखी है? कितनी एंट्री दे रखी है? 63 एंट्री। मतलब क्या है? टोटल नंबर ऑफ आइटम्स 63 मैटर्स है, जिसमें स्टेट के पास राइट है लॉ बनाने का, याद रहेगा। चलो आओ, ये नॉलेज दे रही थी, आ जाओ। तो स्टेट के पास राइट है, सेंटर के पास राइट नहीं है। डिसाइड वो स्टैम्प ड्यूटी खुद करेगी, एक्सेप्ट कुछ स्पेशल डॉक्यूमेंट को छोड़कर, जिसमें सेंटर को बोलते हैं भाई एक्सेप्शनल केसेस में आप देखोगे। अब यहाँ पे उन्होंने क्या कुछ टर्म्स है, क्या लिखा है? ये कन्वेंस, फिर क्या लिखा है? इंस्ट्रूमेंट, फिर क्या लिखा है? डॉक्यूमेंट। ये 3 वर्ड दिख रहे हैं आपको, मार्क करो, हाईलाइट इन्होंने खुद ही कर रखे हैं। चलो, कन्विंस का मतलब क्या होता है? एवरी इंस्ट्रूमेंट, प्रॉपर्टी मूवेबल और इमूवेबल और ट्रांसफर हो रही है। इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या है? सारे डॉक्यूमेंट जिसमें राइट, लाइबिलिटी, पर्पस, क्रिएट, ट्रांसफर, लिमिट, एक्सटेंड, एक्सटिंग्विश कर रहे हो। अब इन्होंने कहा इंस्ट्रूमेंट में हमने डॉक्यूमेंट बोला, बच्चों डॉक्यूमेंट क्या है? डॉक्यूमेंट ही सबसे इंपॉर्टेंट है, बता दो। डॉक्यूमेंट मतलब कि वो सारे के सारे मैटर्स जो कि रिटर्न में है, और क्यों डॉक्यूमेंट बनाए जाते हैं? फॉर दी रिकॉर्डिंग पर्पस, ठीक है। अभी आपको इंडियन स्टैंप एक्ट वो समझा रहे, इनमें ये सारी चीजें होती हैं। क्या ये सारे टर्म समझ में आए? कन्वेंस का मतलब भी एक डॉक्यूमेंट जिससे मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर करे, डन। इंस्ट्रूमेंट का भी मतलब क्या है? कोई भी डॉक्यूमेंट जिसमें आप राइट, एसेट, लाइबिलिटी, लिमिट करो, एक्सटिंग्विश कर रहे हो, दे रहे हो, जो भी करो। डॉक्यूमेंट फिर बताया उन्होंने, डॉक्यूमेंट मतलब कुछ भी ऐसा जो आप रिकॉर्डिंग के लिए एज अ प्रूफ रखते हो। समझ में आया? खत्म, कुछ नहीं पढ़ना फिर इसके बाद। ये केस है, आओ इस केस को समझेंगे। इन्होंने बोल दिया जो डॉक्यूमेंट है वो क्या है? अमलगमेशन और रिकंस्ट्रक्शन में आ रहा है। कोर्ट ने साफ बोला अब मूवेबल प्रॉपर्टीज में बेच रहे हो, तो अगर मूवेबल प्रॉपर्टी बेच रहे हो, कन्वेंस कवर होता है, इंडियन स्टैंप एक्ट में होता है, और आपको स्टैंप ड्यूटी देनी पड़ेगी। क्योंकि मैंने पहले ही आपको बता दिया कि अगर हाई कोर्ट डिसीजन दे रहा है मर्जर का, पहले हाई कोर्ट हुआ करता था, आज की डेट में एनसीएलटी। अभी आपने जो प्रोसेस पढ़ी सेक्शन 230 की, एप्लीकेशन आपने एनसीएलटी को दिया, जबकि ये पहले एप्लीकेशन किसको दी जाती थी? हाई कोर्ट को। हाई कोर्ट ये सारी प्रोसेस करता था, इसलिए आपको हाई कोर्ट हर जगह दिखेगा। तो एनसीएलटी ने जो डिसीजन दिया कि आप दोनों का मर्जर होगा, तो उस डिसीजन में भी क्या लगेगा? स्टैम्प ड्यूटी लगेगी। बस ये केस ये बोलना चाहता है, और फिर उसने यहाँ पर आपको हर एक स्टेट की कहानी बता दी। तो इंडियन स्टैंप एक्ट की थोड़ी बहुत पिक्चर क्लियर हुई, क्यों पढ़ रहे ये समझ में आए, ताकि वो आपसे स्टैम्प ड्यूटी ले सके मर्जर अमलगमेशन के ऑर्डर में, इसलिए आपको ये सब पढ़ा है। बाकी कुछ भी अब पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस अभी ये समझो। संस्कृति पूछ, क्या बोल रही है? कंपलसरी है ना, सबने अपना कस्टमाइज बना लिया है, तो कस्टमाइज बना लिया तो वो फॉलो करो, कोई इश्यू नहीं है। स्टेट बना सकते हैं, स्टेट लिस्ट में कवर होता है वो, ठीक है। एक बस फॉर्मेट दे रखा है उन्होंने, ओवरव्यू दे रखा है इंडियन स्टैंप एक्ट मेन वाले में। हाँ हाँ, वो रीड करते, तुम्हें एक ओवरव्यू ही समझाया जाता है जो अभी आपके सिलेबस में था, ठीक है। बहुत होती है। चलो चलो, तो कुल मिलाकर सीन क्या है? सेक्शन 230 से 240 तक जो भी डीलिंग करनी है, आपको इन एक्ट से भी गुजरना पड़ेगा, क्योंकि जब भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है तो कंपनीज एक्ट के अलावा आपको 10 और एक्ट देखने हैं, जो एक्चुअल में आपको पढ़ाया जाता है। क्यों पढ़ाया जाता है? ताकि ये सारे कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाए। क्या सेक्शन 230 पूरा समझ में आ गया? आ जाओ, नेक्स्ट टॉपिक क्या लिखा है? सेक्शन 231। सेक्शन 231 छोटा सा है सेक्शन, हेडिंग क्या लिखा है? पावर ऑफ द एनसीएलटी टू एनफोर्स द कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट। पावर है एनसीएलटी के पास, अब क्या है? एनफोर्स कराने की। ऑर्डर आ गया, कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट करो, ठीक है।
चलो अपनी सरकार की बात करते हैं। सरकार बोलती है हमें इलेक्शन में जिताओ, हम बिजली देंगे, हम पैसा देंगे, जो भी ये सारे उनकी वादे। जैसी सरकार एक बार बनी तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। चलो एनसीएलटी की बात करते हैं। एनसीएलटी ने सैंक्शन करने में कितने सारे मैटर्स देखे? तो एक बार ऑर्डर पास कर दिया, अब वो नहीं देखेगी क्या? नहीं देखेगी। अब एनसीएलटी क्या करेगी समझना। व्हेन एनसीएलटी मेक द ऑर्डर, जो सेक्शन 230 में उन्होंने सैंक्शन किया, काम यहीं खत्म नहीं होता है। अब एक्चुअल में मर्जर कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट हो रहा है, तो उनका काम है क्या करने का? सुपरवाइज करने का। एक स्कीम दी गई थी, उस स्कीम में पूरी डिटेलिंग लिखी थी कि कंपनी क्या करेगी। उस स्कीम का प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन, सुपरवाइज द इंप्लीमेंटेशन। तो एनसीएलटी का काम एनफोर्स करवाने का है। एनसीएलटी शैल हैव पावर टू सुपरवाइज द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट। क्या पहला पॉइंट समझ में आया? तो जो स्कीम थी उसे इंप्लीमेंट करवाना, सुपरवाइज करवाना। गिव सच डायरेक्शन, अगर किसी टाइम पर उसे लगता है कि कुछ चेंजेस होने चाहिए, उस टाइम पे सही था लेकिन जब इंप्लीमेंट हो रहा है तो कुछ छोटे मोटे चेंजेस होने चाहिए, तो यस एनसीएलटी का काम क्या है? जरूरत पड़ने में डायरेक्शन भी देना कि कहाँ छोटे मोटे चेंजेस होने चाहिए। कुछ मैटर्स है जिसमें मॉडिफिकेशन चाहिए तो एनसीएलटी वो मॉडिफिकेशन कर देगी। तो एनसीएलटी का काम खत्म नहीं होता है। एनसीएलटी क्या करेगी? सुपरवाइज करेगी, इंप्लीमेंटेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा प्रॉपर तरीके से। दूसरा, जरूरत पड़ेगी तो डायरेक्शन देगी और मॉडिफिकेशन भी करने को बोलेगी। लेकिन जब हमें लगा कि स्कीम काम करती नहीं दिख रही है, तो पहला स्टेप क्या है? मॉडिफिकेशन। एनसीएलटी को लग रहा है मॉडिफिकेशन से काम नहीं चलने वाला, जैसा सोचा था चीज वैसे वर्क नहीं कर रही है। तो सब सेक्शन 2 बोलता है एनसीएलटी अगर सेटिस्फाइड नहीं है, सेटिस्फाइड तो आगे कंटिन्यू, अगर एनसीएलटी नहीं सेटिस्फाइड है इम्प्लीमेंटेशन से, तो फिर वो ऑर्डर पास करेगी। क्या ऑर्डर पास करेगी बच्चों? वाइंडिंग अप। पहला ट्रायल मॉडिफाई करना कि काम बन जाए। मॉडिफिकेशन से काम नहीं बनता है तो ऑर्डर पास किया जाएगा वाइंडिंग अप। चलो सेक्शन 231 का सब सेक्शन 1 और सब सेक्शन 2। सब सेक्शन 1 बोलता है एनसीएलटी का काम खत्म नहीं हुआ, आगे भी वो अभी सुपरवाइज करेगी और जरूरत पड़ने में डायरेक्शन देगी, मॉडिफिकेशन करेगी। लेकिन अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है उन मॉडिफिकेशन से, डायरेक्शन से, गड़बड़ ही हो रहा है, तो अब वो फाइनली कहेगी कंपनी का अब कुछ नहीं हो सकता, कंपनी का ऑर्डर पास कर देगी वाइंडिंग अप का। क्या ये सेक्शन 231 समझ में आया? छोटा सा है, बस इतना ही है। गवर्नमेंट कंपनी अगर है तो सेक्शन 231 जो वर्ड है, जो ट्रिब्यूनल, द वर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट शेल बी सब्स्टिट्यूट। 231 में जो बार बार हम एनसीएलटी बोल रहे हैं, एनसीएलटी, उन्होंने बोला भैया गवर्नमेंट कंपनी के केस में क्या होगा? एनसीएलटी कुछ नहीं बोलेगी, कौन आएगी? सीजी डिसाइड करेगी कि क्या करना है, मॉडिफिकेशन करना है मॉडिफिकेशन, बंद करना है बंद करना है। समझ में आ गया? सेक्शन 230 और 231 क्लियर है? चलो यहां एक केस दे रखा है, ठीक है, केस में आ जाओ। कौन है? रिलायंस जियो इंफोकम लिमिटेड। समझो, अब रिलायंस जियो की बात हो रही है। अब सिचुएशन थोड़ा सा समझना, आ जाओ। जॉइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस रिलायंस जियो। डिस्प्यूट, एक तरफ इनकम टैक्स ऑफिसर, इनकम टैक्स है, और दूसरी तरफ कौन है? रिलायंस जियो। दोनों के बीच में डिस्प्यूट है। इनकम टैक्स बोल रही है कि इन्होंने कुछ गड़बड़ियां करी है, जियो ने क्या करी है? कुछ गड़बड़ियां करी है टैक्स पे करने में। इन्होंने अपनी टैक्स लाइबिलिटी को रिड्यूस किया है, इस कारण से हम इसका मर्जर अमलगमेशन नहीं होने देंगे वापस। इनकम टैक्स क्या बोल रहा है? इन्होंने कुछ मर्जर अमलगमेशन किया है जिस कारण से, कुछ धांधली करी है जिस कारण से इनकी टैक्स की लाइबिलिटी कम आ रही है। तो टैक्स की लाइबिलिटी कम आ रही है तो इनके मर्जर अमलगमेशन को डिसकंटिन्यू करो, बोलो ये अब सेपरेट ही काम करेंगे। तो इन्होंने क्या बात रखी? पहले बताओ, इनकम टैक्स ऑफिसर ने क्या चैलेंज किया है, समझ में आए? इन्होंने बोला टैक्स की लाइबिलिटी रिड्यूस हुई है तो इस कारण से आपको इनवैलिडेट करना पड़ेगा। ठीक है, अभी डिसीजन तो यही आया कि इनवैलिडेट, नॉट इनवैलिडेट। डिसीजन क्या आया? रिलायंस कंपनी सही थी। ठीक है, तो इनकम टैक्स ऑफिसर ने जब ये बात रखी तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट चैलेंज करता है। एनसीएलटी डिसीजन देता है कि नहीं, आपका चैलेंज जो आपने किया बिल्कुल भी गलत है। रीजन क्या है? नो एविडेंस ऑफ द टैक्स अवॉइडेंस वाज प्रोवाइडेड। समझना, फॉर एग्जांपल रिलायंस जियो की अगर मैं बात करूं तो रिलायंस जियो की बहुत सारी सब्सिडरी, बहुत सारी सब्सिडरी, सब्सिडरी ए बी सी। ठीक है, पूरी कहानी यहाँ पे इन्होंने नहीं बताई, मैं बता रही हूँ आपको। ठीक है, सब्सिडरी ए अच्छे खासे लॉस में थी। इन्होंने क्या किया? अपनी लॉस मेकिंग कंपनी को किसी और को बेच दिया। ठीक है,
जिस कारण से इनकी टैक्स की लायबिलिटी क्या हो गई, कम हो गई। इनको अपना देना था, बी और सी का टैक्स देना था, इन्होंने किसका टैक्स नहीं दिया, सब्सिडी का नहीं दिया, इस कारण से इनकी टैक्स की लायबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। सेल करने के चक्कर में इनकी टैक्स की लायबिलिटी कम आती है। तो जो भी रीजन है एज पर लॉ को ध्यान रखकर टैक्स की लायबिलिटी रिड्यूस होती है। इनकम टैक्स बोलता है कि नहीं ये बिल्कुल भी सही नहीं है, लेकिन जब ये बात एनसीएलटी के पास जाती है, एनसीएलटी बोलता है भैया डिसमिस करो, क्योंकि आप कोई एविडेंस नहीं दे पाए हो टैक्स अवॉइडेंस को लेकर कि इन्होंने जानबूझकर टैक्स अवॉइड किया है, प्रूफ नहीं मिला, इस कारण से जियो कंपनी ये जीत जाती है केस। एनसीएलटी अपील द स्कीम, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कैन ओनली चैलेंज जब उसके पास क्या हो, कोई प्रूफ हो। क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट प्रूफ नहीं कर पाया कि उन्होंने टैक्स की चोरी करी, इसीलिए जियो कंपनी जीत गई। क्या ये बात समझ में आई? यहाँ पे चल क्या रहा है, कुछ नहीं। जब भी हम कोई भी मर्जर अमलगमेशन की सिचुएशन करते हैं तो इनकम टैक्स अथॉरिटी आती है, इनकम टैक्स अथॉरिटी ने देखा और उनके हिसाब से लग रहा था कि टैक्स कम क्यों हो रहा है, फिर इन्होंने कहा कि नहीं इनकी स्कीम को फेल करो। उन्होंने कहा स्कीम फेल इस चक्कर में नहीं होगी कि इनकम टैक्स की लायबिलिटी कम आ रही है, आप प्रूफ तो दो, अगर आप प्रूफ दोगे तो हम देखेंगे समझेंगे और होगा तो हम ज्यादा टैक्स मांगेंगे, लेकिन इस ग्राउंड में इनको सेपरेट नहीं करेंगे, इनकी स्कीम को फेल नहीं मानेंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो लास्ट में आपकी बुक में डिसीजन दे रखा है, एनसीएलटी डिसीजन, ठीक है, लिबर्टी गिवन टू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट डिसाइडेड नॉट टू इंटरफेयर विद द स्कीम, स्कीम में आप इंटरफेयर नहीं करोगे, अप्रूव बाय द ट्रिब्यूनल एनसीएलटी। याद करो हम रेगुलेटर्स को भेजते थे नोटिस कि भैया आपको कोई आपत्ति है तो बताओ, इनको भी एक नोटिस गया है, इनको आपत्ति थी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आपत्ति थी कि नहीं हम नहीं करने देंगे क्योंकि टैक्स की लायबिलिटी इनकी कम क्यों आ रही है। फिर उनको बोला गया ये कोई रीजन नहीं है आपत्ति जताने का, आप हमें प्रूफ दीजिए। समझ में आया? पक्का? चलो तो ये छोटा सा केस, यहाँ जनरल बातें, मर्जर का मीनिंग बता रहे, मर्जर अमलगमेशन नॉट डिफाइंड, क्या लिखा है? मैं हमेशा कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट वाला जब टर्म आता था तो बोलती समझ जाना मर्जर अमलगमेशन है। मर्जर अमलगमेशन कहीं डिफाइंड है ही नहीं कंपनीज एक्ट में। कंपनीज एक्ट में क्या किसकी डेफिनेशन दे रखी है? कॉम्प्रोमाइज की, अरेंजमेंट की, इसके अंदर मर्जर अमलगमेशन आता है। जब तुम कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट की डेफिनेशन पढ़ोगे तो इसके अंदर मर्जर आएगा, ठीक है। चलो, एक ट्रांसफरर कंपनी होती है और एक ट्रांसफरी। ट्रांसफरर कंपनी मतलब जो अपने आप को बेच रहा है, ट्रांसफरर कंपनी जो खत्म हो जाएगी, ट्रांसफरी जो एग्जिस्ट करेगी, जो जिसका बिजनेस आगे कंटिन्यू चलेगा। ट्रांसफरर कंपनी को हम क्या बोलते हैं? अगर मर्जर बोलूं तो ट्रांसफरर ट्रांसफर, अगर अमलगमेशन बोलूं तो अमलगमेटिंग और अमलगमेटेड। ट्रांसफरर कंपनी कौन सी? अमलगमेटिंग, जो खत्म हो जाएगी। ट्रांसफरर खत्म हो जाएगी, अमलगमेटिंग खत्म हो जाएगी, आगे कंटिन्यू कौन करेगा? ट्रांसफरी या फिर अमलगमेटेड। अब जब भी लैंग्वेज रीड करो तो देखना ट्रांसफरी लिखा है कि ट्रांसफरर, अमलगमेटिंग लिखा है कि अमलगमेटेड। समझ में आया? कंफ्यूज मत होना। मर्जर एक लीगल कंसोलिडेशन है टू एंटिटीज का। इन्होंने कहा डेफिनेशन तो नहीं है, लेकिन नॉर्मली लोग मीनिंग क्या समझते हैं? नॉर्मली मर्जर एक लीगल कंसोलिडेशन है टू कंपनी का इनटू वन एंटिटी, जिसको हम अलग अलग तरीके से भी बोल सकते हैं। अब चाहो मर्जर को आप अमलगमेशन बोलो या फिर क्या बोलो? एब्जॉर्प्शन, एक कंपनी दूसरी कंपनी को खरीद रही है, एब्जॉर्ब कर रही है, या फिर फॉर्मेशन ऑफ न्यू कंपनी। तो ये अलग अलग तरीके, आपके लिए सबका मतलब एक ही है। मर्जर, अमलगमेशन, एब्जॉर्प्शन, फॉर्मेशन ऑफ न्यू कंपनी, सबका मतलब आपके लिए एक ही है कि दो कंपनी आपस में मिलकर काम कर रही है, एक नहीं रहेगी और एक साथ में मिलकर काम करेगी। समझ आया? ये तो थी मर्जर की डेफिनेशन। ऊपर मैंने क्या बताया? मर्जर अमलगमेशन एक ही है, हाँ बिल्कुल एक है। ना मर्जर डिफाइन है ना अमलगमेशन। इनकम टैक्स को बहुत आपत्ति है। इनकम टैक्स ने बोला कि भाई कंपनीज एक्ट तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी मर्जर अमलगमेशन डिफाइन करनी, तुमने नहीं किया, तुमने क्या कर दिया? कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट के अंदर डाल दिया। तो क्योंकि अमलगमेशन डिफाइन नहीं है तो इनकम टैक्स ने बोला लाओ मैं ही डेफिनेशन बना देता हूं। तो कंपनीज एक्ट में ना मर्जर डिफाइन है ना अमलगमेशन, तो डेफिनेशन दी किसने? इनकम टैक्स एक्ट ने। किसकी डेफिनेशन दी है? अमलगमेशन की, और बोल दिया कि मर्जर ना अमलगमेशन के अंदर ही आता है। उसने भी एक ही को डिफाइन किया है कि भैया मैं अमलगमेशन को डिफाइन करूंगा। तो अब जो मैं डेफिनेशन पढ़ाने वाली हूँ, ये डेफिनेशन किसकी दी हुई है? इनकम टैक्स की, कंपनीज एक्ट की नहीं। इनकम टैक्स को क्यों बनानी पड़ गई? क्योंकि उसे कैलकुलेशन करवानी थी अपनी कि इनकम टैक्स का लॉ आप में लगेगा कि नहीं लगेगा। अगर अमलगमेशन डिफाइन करेगा, अमलगमेशन होगा तभी तो लगेगा। तो उन्होंने अपनी डेफिनेशन दी, सारी की सारी प्रॉपर्टी, क्या लिखा है? अमलगमेटिंग
जो खत्म हो रही है, अमलगमेटेड की हो जाती है. All the property of amalgamating become the property of the amalgamated. All the liability of amalgamating become the liability of amalgamated. टिंग और एड में समझ में आ रहा है? टेड में पहले 2 पॉइंट क्लियर है. ट्रांसफरर कंपनी की सारी प्रॉपर्टी ट्रांसफर की, सारी की सारी लाइबिलिटी ट्रांसफर की. समझ में आए? क्योंकि अमलगमेशन बोल रहे इसलिए अमलगमेटिंग अमलगमेटेड बोला जाएगा. अब आ जाओ शेयर होल्डर. हमें कम से कम कितने शेयर होल्डर चाहिए? 3/4 इन वैल्यू अमलगमेटिंग के बिकम द शेयर होल्डर ऑफ अमलगमेटेड. समझ में आ रही है क्या? अमलगमेटिंग के 75% शेयर होल्डर यहां कंटिन्यू करेंगे तो हम मानेंगे कि अमलगमेशन है. उससे कम करेंगे तो इनकम टैक्स के हिसाब से तुम अमलगमेशन नहीं हो, अमलगमेशन के रूल्स रेगुलेशन वाले टैक्स भी नहीं लगने वाले. समझ में आए? तो अमलगमेशन इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग क्या है? सारी प्रॉपर्टी सारी लाइबिलिटी, लेकिन शेयर होल्डर कितने? 3/4. तो यहां पर अमलगमेशन की डेफिनेशन कवर. समझ में आए? पूरी डेफिनेशन देखो तो अमलगमेशन मींस मर्जर, वन और मोर कंपनी, जिसमें ये 3 ट्रांजैक्शन होंगे. क्लियर है? पक्का? तो मर्जर समझ लिया, अमलगमेशन समझ लिया. कंक्लूजन ये कहीं डिफाइन नहीं है, इनकम टैक्स ने है ना वो डेयरिंग करी डिफाइन करने की. ठीक, दे दी डेफिनेशन. यहां तक क्लियर? वो अलग है, वो अलग है. इसलिए यहां पे इन्होंने क्या टेक ओवर टर्म बोला? क्या वोडाफोन कंपनी अलग से काम कर रही है क्या? नहीं. हर वोडाफोन कंपनी में क्या लिख दिया? वी आई वी आई वी आई. ठीक है, साथ में मिलकर काम करें. ये काम कर रहे हैं, नाम बदल गए, ये तुम्हारी ही कंपनी है. अब हमने क्या बोल दिया? हमारा एक ऑफिस वहां पे भी खुला है. तुम्हारी एक अलग दुकान थी, मेरी एक अलग दुकान थी. तुमने कहा तुम्हारी दुकान बंद, तुम आके मेरे साथ काम करोगे. अगर खुली भी है तो उसमें भी कंट्रोल मेरा ही रहेगा, मतलब हम दोनों का मिलकर रहेगा. इसमें भी तुम्हारा मेरा है, उसमें भी. वो हमारी ही कंपनी, बस हम कहेंगे हमारी एक ब्रांच खुल गई है, हमारा एक और ऑफिस है, ऐसा बोलेंगे, लेकिन है हमारा ही. हाँ, और नाम दोनों का मिलकर हो सकता है, जैसा तुम्हारे मेरे बीच में अग्रीमेंट डिसाइड है. अगर मैं बड़ी हूं तो मैं क्या कहूंगी? नाम तो मेरा ही चलेगा. ठीक है. अगर तुम भी एक बहुत बड़ा ब्रांड थी तो दोनों का नाम साथ में मिलकर यूज होगा. जैसे वोडाफोन और आइडिया ब्रांड बड़े थे, दोनों ने साथ में यूज करना पसंद किया. आपस में जो जैसा अग्रीमेंट हो जाए. छोटा ब्रांड है तो कहेंगे भैया हमारा ही चलेगा. सामने वाले को अग्री है तो क्या दिक्कत है? नहीं अग्री तो मत करो मर्जर अमलगमेशन. समझ में आया? चलो, क्लैरिटी है? पहले बताओ यहां तक. सेक्शन 231 समझ में आया? 230 समझ में आया? बीच में उन्होंने मर्जर अमलगमेशन समझाना चालू कर दिया. ठीक है, अब आ जाओ क्या लिखा है? 232 हेडिंग क्या लिखा है? हमने तो सेक्शन 230 में भी पढ़ा था, एनसीएलटी मीटिंग बुलवा रहा था. याद करो, मीटिंग बुलवा रहा था कौन से वाले में? सबसेक्शन 3 में. सबसेक्शन 1 में क्या हो रहा था? एप्लीकेशन. 2 में क्या हो रहा था? एफिडेविट. 3 में क्या हो रहा था? नोटिस दे रहे थे और साथ में डॉक्यूमेंट. यहां पे भी यही. एप्लीकेशन जब एनसीएलटी के पास गई, कौन सी एप्लीकेशन? सेक्शन 230 वाली. अब एनसीएलटी में ऑन सच एप्लीकेशन ऑर्डर द मीटिंग. मीटिंग किसकी? क्रेडिटर, क्लास ऑफ क्रेडिटर, मेंबर, क्लास ऑफ मेंबर पढ़ चुके हैं. एज द केस में भी इनका सेक्शन 230 के जो 3 से लेकर 6 तक है, वापस हम पढ़ रहे हैं सेक्शन 232. हम पढ़ रहे हैं सेक्शन 232. 232 बोलता है कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट. ठीक है, और साथ में बोलता है मर्जर. पहले पॉइंट में मार्क करो मर्जर अमलगमेशन. ठीक है, और दूसरे में मार्क करो डिवाइड. डिवाइड को मार्क करो और उसमें लिखो डीमर्जर. यहां मर्जर ए में, मर्जर अमलगमेशन ए में, और बी में जो डिवाइड कह रहे हैं उसको ऐसे ब्रैकेट में लिखो, ये डीमर्जर की बात कर रहे हैं. तो ए पॉइंट किसकी बात करता है? मर्जर अमलगमेशन. और बी पॉइंट किसकी बात करता है? डीमर्जर. ठीक है, पहले ये लिखो, अभी डिफरेंस बता रही हूं. लिख लिया? चलो, अब एक डिफरेंस. जब हमने सेक्शन 230 पढ़ा था तो 230 में हमने क्या टर्म पढ़ा था? कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट. कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट किसके साथ होता था? कॉम्प्रो क्रेडिटर्स के साथ होता था और अरेंजमेंट मेंबर्स के साथ. अरेंजमेंट एक बहुत वाइडर टर्म है. अरेंजमेंट में क्या क्या आता है समझना. क्या आता है?
शेयर कैपिटल को क्या करना, रीऑर्गेनाइज, शेयर कैपिटल को रीऑर्गेनाइज करना, जैसे कि एग्जाम्पल इक्विटी डेट का जो रेशियो है थोड़ा सा इधर उधर कर दिया हमने, नए शेयर इशू करना, डेट रिस्ट्रक्चरिंग पढ़ा था क्या हमने, डेट रिस्ट्रक्चरिंग करे तो एक्स्ट्रा फॉर्मेलिटीज, किसके साथ कॉम्प्रोमाइज करे, डिबेंचर होल्डर के साथ, क्या हमने उसमें रिडक्शन भी पढ़ा था, ऑल्टरेशन पढ़ा था क्रेडिटर का, कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग रिपीट है, सेटलमेंट कर रहे हैं किसके साथ, माइनॉरिटी शेयर होल्डर, एनी अदर इंटरनल रिस्ट्रक्चरिंग नॉट इन्वॉल्विंग, इन्होंने इंटरनल करे, इसमें मर्जर डिमर्जर नहीं, अभी इंटरनल समझना, ठीक है। चलो सबसे लास्ट लाइन इंपॉर्टेंट, सेक्शन 230 बताता है जनरल रूल सारे कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट की। पहले बताइए समझ में, यहां कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट बोला है जो कि बहुत वाइडर टर्म है, इसमें बायबैक भी आता है, इसमें रिडक्शन भी आता है, इसमें टेक ओवर भी आता है, सब आता है किसमें, जब हम कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट की बात करते हैं, और डेफिनेशन कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट की दे रखी है। जब हम सेक्शन 232 की बात करते हैं, इन्होंने कहा कि हम बस किसकी बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, मर्जर, अमलगमेशन और डीमर्जर। अगर मुझे रिडक्शन करना है, बाय बैक करना है, तो मुझे सेक्शन 230 फॉलो करना है, बात समझ में आ रही है। लेकिन अगर मुझे डीमर्जर करना है तो मुझे सेक्शन 230 फॉलो नहीं करना, मुझे सेक्शन 232। ये एक स्पेशल टाइप ऑफ अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट के अंदर बहुत सारी बातें आती है, लेकिन यहाँ पे अरेंजमेंट में बोला है स्पेसिफिकली डील मर्जर अमलगमेशन डीमर्जर, जो मैंने अभी तुम्हें मार्क करवाया, ए वाले पॉइंट में मर्जर अमलगमेशन और बी वाले पॉइंट में क्या, डीमर्जर। ट्रांसफर और डिसोल्यूशन, ये स्पेशल रूल है मर्जर अमलगमेशन के लिए विद इन दी वाइडर कंसेप्ट। सेक्शन 230 जनरल बातें एक साथ बताता है, अरेंजमेंट में और भी 10 बातें आती हैं। लेकिन अगर मुझे डेट रिस्ट्रक्चरिंग करना है तो सेक्शन 230 फॉलो करेंगे कि 232, 230, क्योंकि उसमें सब कवर हो रहा है। लेकिन अगर मुझे डीमर्जर करना है तो यहाँ मर्जर अमलगमेशन करना है, बस उसके अलावा कुछ और नहीं करना मुझे। हम पढ़ते थे ना कि अगर अरेंजमेंट में इन्वॉल्व है रिडक्शन भी, अगर बायबैक भी, पढ़ रहे थे बार बार, तो फिर आपको सेक्शन 230 फॉलो करना है। लेकिन प्योरली बस आपको मर्जर करना है, अमलगमेशन करना है और डीमर्जर, तो ये स्पेसिफिक सेक्शन 232 फॉलो करना है। और 232 बोलता है, तुम्हारी बुक की लैंग्वेज, 232 बोलता है आपको फॉलो क्या करना है, 230 ही फॉलो करना है। अप्लाई क्या लिखा है, मुटाटिस मटेंडेंस, फिर से लैंग्वेज, ट्रिब्यूनल में सेम वैसे ही एप्लीकेशन भेजो, ऑर्डर ऑफ द मीटिंग क्रेडिटर मेंबर्स की एज अ केस में भी कंडक्टिंग। लेकिन यहाँ पे कौन से सब सेक्शन, सब सेक्शन 3 से लेकर 6 तक कॉपी पेस्ट, 3 से लेकर 6 तक कॉपी पेस्ट। 3 वाला बताओ जरा, पहला क्या था, पहले एप्लीकेशन देना था, कौन कौन एप्लीकेशन देता था, कंपनी, मेंबर, क्लास ऑफ मेंबर, क्रेडिटर, क्लास ऑफ क्रेडिटर और लिक्विडेटर। इन्होंने बोला यहां एप्लीकेशन कौन दे रहा है, एप्लीकेशन जो दे रहा है वो हम 1 फॉलो नहीं कर रहे, ठीक है। 2 में क्या था, एफिडेविट डॉक्यूमेंट, वो हम फॉलो नहीं करे। 3 से फॉलो करिए, 3 था नोटिस देना, 4 था नोटिस में लिखी हुई बात वोटिंग की, 5 क्या बोलता है रेगुलेटर को देना, और 6 क्या बोलता है अप्रूवल। तो 3 से लेकर 6 सेक्शन 230 में जो लिखा है आपको सेम अप्लाई करना है, क्योंकि यहाँ पे भी तो क्या हो रहा है, मर्जर अमलगमेशन डीमर्जर स्पेसिफिक हो रहा है, बाकी एक्स्ट्रा चीजें नहीं हो रही। अगर बाकी एक्स्ट्रा चीजें करोगे तो सेम सेक्शन 230 फॉलो करना पड़ेगा। तो इन्होंने कहा फिर से नहीं बताने वाले क्योंकि कॉपी पेस्ट है। यहां तक कंसेप्ट क्लियर है, पहले बताओ। हाँ, क्वेश्चन में स्पेसिफिक लिखा होगा, नहीं लिखा तो हिंट किया होता है, वो फिर आपको आइडेंटिफाई करना होता है। समझ में आया। और सच बात बता रही हूँ बच्चों, एग्जीक्यूटिव में इसमें इतनी डिटेलिंग नहीं पूछी जाती है, लेकिन मैं तुम्हें एक्चुअल में बहुत डिटेल में पढ़ा रही हूँ। ये चैप्टर मैंने लास्ट के लिए क्यों छोड़ा था, क्योंकि थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस प्रोफेशनल में ज्यादा है, सब्जेक्टिव बहुत होता है और एक एक चीज में बहुत केसेस पूछे जाते हैं। लेकिन हाँ, आप लोग फिर भी कंसेप्ट अच्छे से समझ रहे हो, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। पूछा जाए अनइम्पॉर्टेंट पूछा जाए तो भी अगर आपको, है ना, आसानी से बन जाएगा। तो यहाँ की अगर मैं बात करूँ तो हिंट आपको दे रखा होगा, इतना डेप्थ क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन आएगा तो भी मैंने आपको बोल दिया डीमर्जर लिखा होगा या फिर कोई ना कोई आपको हिंटिंग दे रखी होगी। तो फिर आपको समझना है कि सेक्शन 232 की बात हो रही है, ना कि 230 की। समझ में आ रहा है पक्का। इसका सब सेक्शन 2 बोलता है आपको एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट सर्कुलेट करना पड़ेगा। चलो, व्हेन ऑर्डर एनसीएलटी ने ऑर्डर पास कर दिया, सर्कुलेट करो। अब देखो सारी चिल्लर चिल्लर बात, फटाफट पहला पॉइंट पढ़ो, क्या लिखा है, क्या है स्कीम,
सेम पढ़ा था। स्कीम की कॉपी दे दो तुम, कंफर्मेशन कॉपी ऑफ द ड्राफ्ट स्कीम, क्या लिखा है, ये ड्राफ्ट स्कीम किसको दे दो, आरओसी को भी। रिपोर्ट एडॉप्टेड बाय द डायरेक्टर, मर्जिंग कंपनी एक्सप्लेनिंग इफेक्ट, कॉम्प्रोमाइज का क्या होगा उसकी एक रिपोर्ट दो। रिपोर्ट ऑफ द एक्सपर्ट विद रिगार्ड क्या, वैल्यूएशन, रजिस्टर वैल्यूअर आ रहा होगा, क्योंकि अब प्रोसेस तो सेम ही होगी ना ऑलमोस्ट। चलो, सप्लीमेंट्री अकाउंटिंग स्टेटमेंट, क्या लिखा है, हमें अकाउंटिंग स्टेटमेंट चाहिए तुम्हारा। इफ द लास्ट एनुअल ऑफ एनी मर्जिंग कंपनी रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर एंडिंग मोर देन 6 मंथ, समझना फाइनेंशियल ईयर कब खत्म होता है, 31 मार्च। मर्जर अमलगमेशन आपने प्लान किया जून में, बताओ 1 जून को आपने प्लान किया, कितने महीने का गैप है, कितने महीने का, 4 महीने का गैप है। तो आप हमें पिछले साल का फाइनेंशियल ईयर का दे दो डेटा, हमें चल जाएगा। लेकिन गैप अगर 6 महीने से ज्यादा है, चलो कितना है, अक्टूबर, 1 अक्टूबर को आपने प्लान किया, बताओ कितने महीने का गैप, एग्जैक्ट 6, चल जाएगा। 15 अक्टूबर, 6 महीने से ज्यादा हो गया, 6 महीने से ज्यादा हो गया। तो बच्चों जो 31 मार्च तक की फाइनेंशियल रिपोर्ट है वो तो दो दो, प्लस इन जो ये 6.5 महीने हो गए ना आपके, इसकी भी सप्लीमेंट्री फाइनेंशियल रिपोर्ट तैयार करो। हमें देखना है इन 6 महीनों में आपकी क्या प्रोसेस चल रही थी, क्योंकि नेक्स्ट 6 महीने बाद तो फिर से 1 साल खत्म हो जाएगा ना। तो हमें सप्लीमेंट्री अकाउंटिंग स्टेटमेंट चाहिए, लास्ट एनुअल अकाउंट्स की, मर्जिंग कंपनी की, अगर आपका क्या हो जाता है 6 महीने से ज्यादा हो जाता है, बिफोर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कंपनी समर फॉर द पर्पज ऑफ अप्रूविंग स्कीम। क्या ये बात समझ में आ रही है, 6 महीने से ज्यादा का होगा तो हमें आपकी पूरे 1 साल की फाइनेंशियल ईयर प्लस ये एक्स्ट्रा मंथ की भी सप्लीमेंट्री चाहिए, समझ में आया। चलो खत्म। एनसीएलटी सैंक्शन कर देगा, याद करो जब वहां एनसीएलटी सैंक्शन कर रहा था तो कुछ मैटर्स को ध्यान दे रहा था, यहाँ एनसीएलटी का सैंक्शन करेगा तो वो भी मैटर्स को ध्यान देगा, चीजें ऑलमोस्ट तुम्हें सिमिलर लगेगी। चलो पहले क्या देखेगा, ट्रांसफरी कंपनी के पास सारी अंडरटेकिंग प्रॉपर्टी लाइबिलिटी आ गई है क्या, अलॉटमेंट प्रपोर्शनेट बाय द ट्रांसफरी कंपनी एनी शेयर डिबेंचर, इनके जो शोल्डर उठ के आ रहे हैं उनको प्रपोर्शनेटली शेयर्स दे दिया है क्या, जैसा कि स्कीम में लिखा था। नो ट्रांसफरी कंपनी कैन होल्ड शेयर इन इट्स, इंपॉर्टेंट, समझो मेरी बात, पढ़ा है, क्या याद आ रहा है बताओ। वेरी गुड, एक्चुअली में आपने हर चैप्टर में पढ़ा है ना, तो थोड़ी थोड़ी बात लिखी थी, याद करो हमने शेयर ट्रांसफर वाले चैप्टर में पढ़ा था, ठीक है। अगर दो कंपनी मर्जर अमलगमेट हो और तुमने इस कंपनी को ऑलरेडी शेयर खरीद के रखे थे, तो क्या तुम भी इस नाम पर शेयर्स खरीद पाओगे क्या, नहीं, तो आपके भी नाम पे वो शेयर्स नहीं होंगे। कॉन्ट्रीब्यूशन बाय अगेंस्ट द ट्रांसफर कंपनी, कोई भी लीगल प्रोसीडिंग है, ट्रांसफर कंपनी के नाम पे केस चल रहा था, अब किसके नाम पे जाएगा, कंटिन्यू आपके नाम पर जाएगा। डिसोल्यूशन हो जाएगा, किसका डिसोल्यूशन हो जाएगा, विदाउट वाइंडिंग अप, ये कंपनी खत्म हो जाएगी, वाइंडिंग अप में नहीं गई, क्यों, क्योंकि आपके साथ आगे कंटिन्यू करने लगी ना, और नाम डिसॉल्व हो जाएगा। याद करो मैं वाइंडिंग और डिसोल्यूशन में डिफरेंस बताती, वाइंडिंग मतलब सांसें चल रही, डिसॉल्व मतलब खत्म। इन्होंने कहा कि कोई सांसें नहीं, सीधा मर गई है, क्यों, क्योंकि यहाँ सांसें कन्वर्ट हो गई है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट, प्रोविजन ऑफ एनी पर्सन टाइम सच मैनर एनसीएलटी, डिसेंट, जो डिसएग्री कर रहे हैं उनका क्या, एनसीएलटी देख समझ कर, है ना, उनको देने का कैश देके उनको फुर्सत करो। शेयर कैपिटल हेल्ड बाय नॉन रेसिडेंट शेयर, अरे भाई नॉन शेयर होल्डर भी, नॉन रेसिडेंट शेयर भी थे, फॉरेन लोग भी थे आपकी कंपनी के शेयर होल्डर, आपका क्या होगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नॉर्म्स गाइडलाइंस, इनको देखेंगे। ट्रांसफर, समझो इस कंपनी के एम्प्लॉय, उनका क्या किया है, एम्प्लॉय ऑफ द ट्रांसफर कंपनी को क्या इधर जगह मिली है, एनसीएलटी ये सारी चीजें देखेगा। यहाँ पे थोड़ी सी ज्यादा डिटेल है क्योंकि स्पेसिफिक है ये, वो जनरल था। इन की कंपनी के एम्प्लॉयज का क्या हुआ, यहाँ पर हुआ है तो वह सैंक्शन करेगा, अदरवाइज नहीं। ट्रांसफर कंपनी लिस्टेड है, ट्रांसफर कंपनी क्या है, लिस्टेड है, ट्रांसफर कंपनी क्या है, अनलिस्टेड, सोचो क्या होगा अगर, तो सेबी आ जाएगी, लिस्टिंग रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे। ट्रांसफर कंपनी डिसॉल्व हो रही है, फी इफ एनी पेड बाय द ट्रांसफरर कंपनी ऑन इट्स ऑथराइज, चलो कुछ ऑथराइज शेयर कैपिटल याद आ रहा है, ये भी पढ़ा था आपने, याद आ रहा है, क्या याद आ रहा है, चलो बता, याद करो हमने मेमोरेंडम की फीस ज्यादा पे कर दी ऑथराइज की, इसने कुछ दिनों बाद ये मर्ज हो जाती है, तुम्हें भी ऑथराइज कैपिटल इंक्रीज करने की बारी आ रही है, तो इनकी जो फीस है आपके साथ क्या हो जाएगी, सेट ऑफ हो जाएगी, आपको अलग से वापस से आरओसी को फीस देने की जरूरत नहीं है, समझ में आ रहा है, पढ़ा था क्या शेयर कैपिटल चैप्टर में।
लग नहीं रहा है। चलो ठीक है, अभी समझ में आ गया क्या? चलो, कोई भी इंसिडेंट कॉन्सिक्वेंस सप्लीमेंट्री मैटर डीम नेसेसरी सिक्योर सब अमलगमेशन में देख लिया जाएगा और अमलगमेटेड कंपनी में कंटिन्यू। इसको तो खत्म कर लेने दो। बस, यहां समझ में आए? अच्छा एक बार इसे पढ़ो तो जरा, मैं नहीं पढ़ा रही, पढ़ो। जब एनसीएलटी वहां भी देख रहा था यहां भी देखेगा ना। देख लिया। वापस, वहां क्या बोला था? सेक्शन 230 क्या बोल रहा था? कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट वाइडर टर्म, उसमें सब आ रहा था। यहाँ मर्जर अमलगमेशन स्पेसिफिक, मर्जर अमलगमेशन डीमर्जर स्पेसिफिक। तो दोनों में प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम और यहाँ पे ज्यादा स्पेसिफिकेशन के साथ, इसलिए सेम सेम आपको लग रहा है। यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर है? ए रुको, ये क्या लिखा है? हेडिंग बस बताओ, क्या लिखा है? ट्रांसफरर की सारी प्रॉपर्टी किसकी? सर्टिफाइड कॉपी एनसीएलटी की आरओसी को देना है। कितने दिन के अंदर देना है? कॉपी पेस्ट। इसे नहीं पढ़ाऊंगी अभी, रुक जाओ, देख लू जरा। बस ठीक है, यहाँ रोक दिया। यहां तक पहले बताओ, समझ में आया? बताओ वापस बताओ, ट्रांसफर प्रॉपर्टी लाइबिलिटी क्या बोलता है? सर्टिफाइड कॉपी ऑर्डर क्या बोलता है? एनसीएलटी ने जो दिया आरओसी को इन्फॉर्म करो। सब सेक्शन 5 तक पढ़ लिया? पूछूंगी कल सुबह, आओ कल सुबह बताती हूँ। आज की सभा समाप्त।